नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने परसों लगभग 15 से 17 टॉपिक इंग्लिश में करवाया, उसी प्रकार 15 टॉपिक हिंदी में करवाया और लगभग 50 टॉपिक हमने साइंस में भी करवाया। अगर आप उतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको कह सकते हैं 100 ऑफ 100 यानी 70 ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उतने टॉपिक में ही 70 ऑफ 70 ला सकते हैं। क्योंकि हमने उस टॉपिक को कई जगहों से खंगोल कर निकाला है। कह सकते हैं कि विद्या देखी, मैगजीन देखा और कह सकते हैं कि NCERT देखा और बुक भी देखे, उस वहां से निकाला है हमने। तो आप उसे एक बार अवश्य जाकर देख लीजिए और आप उसी हिसाब से टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमने भी अपने बोर्ड एग्जाम के समय में ऐसे ही टॉपिक निकाल कर ऐसे ही उसको याद किए थे, इसी कारण से अच्छा परसेंट बना। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जो कि 2024 और 25 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि मात्र कितने बच्चों, मात्र हमको सिर्फ 33 कह सकते 30 टॉपिक ही याद करना है। हमने 50 टॉपिक विज्ञान में पढ़े, 17 टॉपिक इंग्लिश में पढ़े और 15 टॉपिक हिंदी में पढ़े। कितने टॉपिक? 15 टॉपिक हिंदी में पढ़े। तो बच्चों उसी प्रकार 30 टॉपिक पर हमें समाज विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि यह सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश की अपेक्षा ये बड़ा है, इसलिए हमें इसमें मात्र 30 टॉपिक ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिसके माध्यम से हम अपने एग्जामिनेशन कह सकते हैं 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 में 70 ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जैसे कि आप जानते ही हैं, यह कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह हर साल ही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों हम वही पॉइंट लेकर आए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में 6 से 7 सालों के भीतर पूछा गया है। क्योंकि जब 6 से 7 साल के भीतर इतना पूछ सकता है, तो आने वाले भावी एग्जामिनेशन में भी यह पूछ सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सन 89 ईस्वी यानी कह सकते हैं 1789 ईस्वी में के क्रांति के प्रमुख कारण और प्रभाव बताइए। प्रमुख कारण और प्रभाव बताइए। 1789 ईस्वी क्रांति जैसा कि आप जानते हैं कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो इसमें भी कह सकता है कि सन 1789 की क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो आप प्रकाश बनाकर उसमें मत डालने लगेगा, मतलब 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिए, यही होता है प्रकाश डालना, ना कि उस पर टॉर्च बनाकर लाइट शो करना। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह भी बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नंबर 4, महात्मा गांधी के सत्याग्रह। इसमें देखिए महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं, आप उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग 6 से 7 9 आंदोलन चलाए थे, 9 या 10 आंदोलन चलाए थे। उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछ सकता है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों को प्रकाशित कीजिए। 7 नंबर में इसको पूछ सकता है। तो बच्चों इसको 7 नंबर पूछ सकता है। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं ना, आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 5वां, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। हमने बताया ना, आप सभी आंदोलन याद कर लेंगे, तो उसमें असहयोग आंदोलन कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब मतलब और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी प्रकार के आंदोलन आ सकते हैं। तो आप अगर पूरा आंदोलन याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। नंबर 6 पॉइंट क्या है, महामंदी का कारण बताइए। महामंदी जो पड़ा था, कह सकते हैं भुखमरी पड़ी थी, उसका कारण बताइए। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। नंबर 7वां, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। मतलब ब्रिटेन में जो वुड्स यानी कह सकते हैं कि जंगलों की कटाई हो रही थी, तो वहां पर समझौता हुआ था कि जंगलों को सीमित मात्रा में ही काटा जाए, जिसे डैम वहां बनाया जा रहा था।
क्या रहा था, तो इस पेड़ की कटाई हो रही थी, परंतु वहां पर लोगों ने इसका विरोध किया और वहां पर एक क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसे हम ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। उसी प्रकार 8वां पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन। पहाड़ में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए विभिन्न उपाय बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको इसको पढ़ा दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सोशल साइंस मृदा अपरदन बाई राजा यादव सर डाल दीजिएगा तभी आ जाएगा। ठीक है, नौवा पॉइंट क्या पूरा है, जैव और अजैव संसाधन भी यहाँ पूछ सकता है, या तो कह सकता है कि नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन को बताइए, इसको भी आपको पूछ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैव विविधता, भारत में जैव विविधता बताए थे हमने ना, कितनी पक्षियां हैं, उनमें से कितनी पक्षियां भारत की हैं, कितनी पक्षियां विदेश की हैं, कितनी पक्षियां कई सारे कंट्रियों की हैं। उसी प्रकार ना कि मतलब कह सकते हैं लगभग 47,000 जीवधारियां पाए जाते थे, जिसमें से लगभग 17 से 18,000 प्रजाति भारत में ही पाई जाती थी। तो उसे ही जैव विविधता कहते हैं। इसका महत्व बताइए, लगभग 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो बच्चों आप इसको अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने से आप में क्या होगा कि यह भी कई बार पूछा गया है, या फिर क्या हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आइए 11 नंबर देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। अभी देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, तो ये भी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। गंगा सफाई योजना चलाया गया था, है ना, तो ये भी आता है। तो उसी प्रकार इसमें उस बहुउद्देशीय परियोजना में ये सब आ जाते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको लगभग 7 से 8 योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। इसमें लाभ भी बताएगा, हानि भी बताएगा, और कह सकते हैं कि आप इसको याद करने से 7 से 8 पॉइंट याद हो जाएगा। तो यह क्या है बच्चों, तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 12वां, भारतीय कृषि के 3 प्रमुख कारण बताइए। भारत में जो कृषि है उसके 3 प्रमुख कारण बताइए। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी कई बार पूछा जाता है कि भारत में जो रबी फसल होती है, जायद होती है, खरीफ होती है, इसको तीनों को समझाइए और तीनों को बताते हुए, ये तीनों फसलों को बताते हुए बताइए कि कौन सी फसल कौन से सीजन में होती है। इसको भी पूछ सकता है ना दोस्तों, वही है ना भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विशेषता। तो 13 नंबर क्या है, धान की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक, मतलब कह सकते हैं खेती का वर्णन कीजिए। मतलब धान की खेती हेतु जो भौगोलिक कारण है उसको बताइए। हम कह सकते हैं धान की खेती में 2 प्रकार की खेती हम कर सकते हैं। नंबर 1 मछली पालन भी कर सकते हैं, नंबर 2 धान की खेती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो धान की खेती में हम लगभग 2 खेती कर सकते हैं, जिसको हम ऊपर मुर्गी पालन कर लें, नीचे हम कह सकते हैं कि नीचे हम ऊपर मुर्गी पालन कर देते हैं और नीचे धान की खेती में कह सकते हैं कि हम धान लगा दिए, तो जो मुर्गियां मतलब करेंगी तो उसको क्या हो जाएगा, जो मुर्गियां जो मतलब गेहूं धान गिरेगा तो उसमें मुर्गी खा लेंगे, उसका जो गिरेगा मलमूत्र वो हो जाएगा धान की खेती के लिए खाद। तो इसमें भी उपयोगी हो सकते हैं। नंबर 14 टॉपिक क्या कह रहा है, कृषि के 3 प्रमुख समस्या बताइए, समस्याओं का उल्लेख करिए। जो कृषि के 3 प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं लगातार उर्वरकता शक्ति घटती चली जा रही है मृदा की, जिसके कारण अनाज में पैदावार बहुत कम हो रहा है। तो इसी प्रकार आप बना के 3 प्रमुख कारण समस्या भी लिख सकते हैं। यह पॉइंट भी क्या है बच्चों, यह पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 क्या है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बताइए। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों ये भी कई बार विगत वर्षों में पूछा गया है। सड़क परियोजना खेती परिवहन के 3 लाभ बताइए, गुण बताइए। सड़क परिवहन में कितनी प्रकार के मतलब गुण बताइए कि क्या क्या होता है सड़क परिवहन से। उसी प्रकार 16-17 नंबर पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के अभी हमने क्या देखा था, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, परंतु ऊर्जा के भी गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। नंबर 18 क्या पूछ रहा है, परिवहन तथा संचार के संसाधन के बारे में बताइए। जो परिवहन होता है और संचार कह सकते हैं, दूरदर्शन होता है, नेट होता है, इंटरनेट होता है, तो इसके बारे में बताइए। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि बच्चों ये टॉपिक हमने इसलिए लाया है क्योंकि आपको प्रायः हर साल यह पूछा जाता था, जिसके कारण
हमने ऐसे टॉपिकों को ही लेकर यहाँ पर आए हैं। नंबर 3, गठबंधन सरकार क्या है, यह आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो निम्नलिखित पार्टियों से मिलकर बनी होती है, कह सकते हैं बनाई जाती है, उसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर गठबंधन सरकार को कि गठबंधन सरकार इसी प्रकार होती है। नंबर 3, संघवाद। संघवाद क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। संघवाद जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे नैतिक शिक्षा में है, इसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। तो संघवाद उसमें चैप्टर में है, आप पढ़ लीजिएगा, पहला ही चैप्टर है। नंबर 21 क्या कह रहा है, जो 1992 संविधान के पहले और संविधान के बाद में 2 अंतर आए थे, कह सकते हैं कि संविधान के पहले हम जो अंतर हुए थे, संविधान के बाद में जो होने वाले 2 अंतर थे उसको बताइए। तो बच्चों हमने 21 टॉपिक देख लिया है, अब हमारे पास 9 टॉपिक और हैं, आइए हम उसको भी कवर कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारा 30 टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसको पढ़कर हम अपने एग्जामिनेशन में 100 ऑफ 100 कह सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक आपने 30 टॉपिक हमको पढ़ना था, तो हमने 21 टॉपिक पढ़ लिया था। अब आइए देखते हैं 22 नंबर टॉपिक से लेकर 30 नंबर टॉपिक। आपको महज इतना ही पढ़ना है बच्चों, इससे ना तो कम मत पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तब चलेगा। अगर कम पढ़े आप तो आप हमसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ हमारे लिए इतना मेहनत करिए कि हमारा चैनल का नाम रोशन हो और आपका भी अपने माता पिता के प्रति सम्मान बढ़े, अपने माता पिता का, आपके माता पिता का क्या गौरव सर ऊपर हो। तो आइए देखते हैं बच्चों 22 नंबर। बताइए कि किस तरह भारत में जो क्या है अभी भी जो जातिगत समस्याएं हैं क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों जैसे कि आप जान रहे हैं हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम करके वोटर बहुत, क्योंकि वोट बहुत देते हैं। कौन राजनीतिज्ञ यही हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके वोट के लिए लड़ते हैं, जिसका यह कारण हो जाता है कि वोट तो ले लेते हैं नेता लोग, परंतु जो सामाजिक दबाव होता है उसमें बाद में पिसते कौन है? आम लोग, आम जनता लोग पिसते हैं। क्योंकि वोट तो लेके चले जाते हैं कौन? आपको जैसे पता है कि यहाँ पर जो पार्टी के नेता होते हैं, विधायक सांसद होते हैं, वो तो वोट लेके चले जाते हैं, मगर किसमें कह सकते हैं जो जनता है उसमें फूटन आ जाती है। तो यही कारण है कि भारत में भी जातिगत में असमस्याएं पाई जाती हैं। जैसे जहाँ देखिए लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र जैसे आपको पता ही है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये हमारे पेपर में आ जाएगा, जो कि यहाँ अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। 24 नंबर क्या कह रहा है, विकास मापने का UADAP, ये एक प्रकार का मापक, यह एक प्रकार का पैमाना है जो कि विकास मापने का एक UADP का मापदंड होता है। किस पहलुओं के में विश्व बैंक से अलग है। मतलब एक प्रकार का मापदंड होता है कि हमारे देश में कितना पैसा आयात हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हमारे देश में कितना पैसे की बचत हो रही है। तो इसको ही एक प्रकार कह सकते हैं, मापदंड कहते हैं। तो ये भी टॉपिक क्या है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसी प्रकार 25वां पॉइंट दिया गया 25 नंबर का, लोकतंत्र के समूह प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र है उसके समूह जो चुनौतियां हैं उसका भी क्या करना है, वर्णन करना है। 26 नंबर में संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? संगठित कार्य क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं? मतलब कई लोगों द्वारा एकत्र होकर करने वाले काम को ही संगठित कार्य कहते हैं। तो आपको इसको भी याद कर लेना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है बच्चों? यह टॉपिक 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक भी 3 से 4 सेट में पूछा गया है। 2019 पूछा है, 2020 पूछा है, 2024 पूछा है। तो आपके साल में यह वैश्वीकरण आया था। तो ये टॉपिक भी कह सकते हैं हम। ये भी टॉपिक क्या है बच्चों, ये भी टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 28 नंबर, तो ऐसे कारकों को चर्चा करेंगे जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। कह सकते हैं, आपको पता ही है जो उपभोक्ता होते हैं सबसे नीचे वाले, उनका क्या होता है, शोषण होता है। कभी कभी
कि कभी कभी जो द्वितीय कैटेगरी के उपभोक्ता होते हैं वो मतलब कि होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। रिटेलर होलसेलर को महंगे दाम पे देते हैं और सामान भी कम देते हैं, तो उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है इसके बारे में भी बताना होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे साथ पूछ सकता है कि 29 नंबर से प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो हमने आपको इसको बता दिया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। आप इसको प्लीज जाकर दे दीजिएगा। और नंबर 30 पे आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह हमारे सब्जेक्ट में कम से कम 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर को क्या करता है, अगर 8 नंबर इसको कर लेते हैं तो आपको गेन हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे सिलेबस में 8 नंबर का मानचित्र आता है, जो कि बच्चों अपने आप में 1 से 1.5% रखता है, मायने रखता है। क्योंकि बच्चों इसमें बस थोड़ा सा मानचित्र बना रहता, आपको मानचित्र वहाँ मिलेगा, तो आपको सिर्फ दर्शाना रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, और कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था। इसी प्रकार कह सकते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आप मानचित्र में इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, 30 पॉइंट। आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।